करे कोई भरे कोई। अब देखिए, तेल में लग गई आग, दिल मेरा हाय। पता था, खुद को तैयार भी कर रखा था, पर फिर भी जोर का झटका जोरों से ही लगा है। सरकार तसल्ली दे रही थी तो एक बार की लगा था कि शायद देर से बुरी खबर मिलेगी, पर तसल्ली ही निकली। अब होगा क्या? महंगाई आएगी, सताएगी, रुलाएगी। कितना, ये सरकार की नीतियां तय करेंगी। पर क्या सरकार से कहीं कोई चूक हुई है? क्या विपक्ष का चुनाव वाला एंगल कारण है? क्या सरकार बुरी तरह फंसी हुई है? ये तो हुए सत्ता पक्ष से पूछे जाने वाले सवाल। विपक्ष से पूछना जरूरी है कि हर सवाल पर पहले कथित गलतियां गिनाने की जगह क्या समाधान नहीं सुझाए जा सकते? क्या यह नहीं बताया जा सकता कि हां, मिडिल ईस्ट की वजह से दिक्कत है और देश को इस दौर से गुजरना होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से शैलेश कौशिक जी, संजय शर्मा जी कांग्रेस से, सीए सोनिया शर्मा अर्थशास्त्री और देवेंद्र शास्त्री जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सोनिया जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ऐसे बहुत से संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि सरकार के मन मुताबिक चीजें नहीं चल रही हैं और अब बहुत ज्यादा सरकार के हाथ में कुछ बचा भी नहीं है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार के हाथ में चीज़ें इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्रूड ऑयल के इंपोर्टर हैं, हमें सबसे ज़्यादा आयात करना पड़ता है और उसकी कीमत, जैसे आज सरकार ने 3 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाई है, तो आप मान के चलिए कि 3 रुपये प्रति लीटर अगर डीजल की कीमत बढ़ी है तो मेरे घर के बजट में 3,000 से 3,500 रुपये पर मंथ का एक्सपेंस बढ़ेगा, क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ते ही लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ेगी। लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ते ही अभी तक हम देख रहे हैं थोक महंगाई दर बढ़ी हुई है, लेकिन अभी तक हमारे पास खुदरा महंगाई दर बढ़ने का डेटा नहीं आया है, जबकि डेफिनेट है कि खुदरा महंगाई दर भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल है सरकार के, क्योंकि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो हमारे देश के कोई आंतरिक कारणों से नहीं हुई है। युद्ध चल कहीं और रहा है, भुगत कोई और रहा है, ये सिचुएशन है। तो सरकार के हाथ में अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल की बात मैं नहीं कहूँगी कि सरकार अभी कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल सिचुएशन में है। मैं एक सवाल और आपसे लूँ, उससे पहले मैं शैलेश कौशिक जी आपके पास आ रहा हूँ और मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि सरकार की दूरदर्शिता कहाँ है, ये नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप एक बात देखिए कि जिस तरीके से आप केवल अगर अपन इस परिदृश्य को, जैसे कि अभी सोनिया जी भी कह रही थी कि वैश्विक परिदृश्य है, और उस स्थिति में जिस तरीके से लगातार आप देखिए 2.5 महीने से अधिक का समय हो गया, लेकिन आज जहां चाहे हमारे पड़ोसी देश ले लें और चाहे विकसित से विकसित देश अमेरिका जैसे देश को ले लें, कीमतों में जिस तरीके से 44 से 48% की वृद्धि ईंधन में हुई है, भारत नेपाल ने हमसे लेकर पैसे कम कर दिए। 3.2% की हुई है। नेपाल ने हमसे लेकर पैसे कम कर दिए। आप अगर पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं तो नेपाल ने हमसे लेकर पैसे कम कर दिए। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं कि आप एक बार देखिए, हमसे लेने के बाद की बात नहीं कर रहे। आप ये देखिए भारत के अंतर्गत किस तरीके से लगातार मार्च 2024 से अभी तक कीमतें स्थिर थी, चाहे युद्ध का परिदृश्य हो चाहे नहीं हो, लगातार। और इस वैश्विक स्थिति में जो हॉर्मुज स्ट्रेट, जिससे कि लगभग 99% देशों को तेल का निकास होता है, उसके बावजूद भी सरकार ने लगातार, सर चुनावों के दौरान भी तो ये परिस्थिति थी ना शैलेश भाई, चुनावों के दौरान भी तो ये परिस्थिति थी, इसीलिए तो मैं दूरदर्शिता की बात कर रहा हूं। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, हरदीप सिंह पुरी कह रहे थे नहीं बढ़ने वाले हैं दाम, तसल्ली दी थी ना, बढ़ गए दाम। तो जो सच है वो बता दो ना कि भाई आने वाले समय में आपके ऊपर बम फूटेगा और इस तरह का बम फूटेगा तो जनता आपका ज्यादा साथ देगी। ये तसल्ली दे देकर धीमे से पीछे से कुछ और कर दो, ये दूरदर्शिता नहीं होती। तो अपने जी दूरदर्शिता, आप एक बात तो देखिए कि सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, आंतरिक जो मैनेजमेंट था, आप देखिए जहां मैंने एक बात कही, आप केवल एक इसको देश को मत देखिए, आप ये देखिए किस तरीके से लगातार जिसका प्रभाव हुआ है, उसके बावजूद भी कीमतों को स्थिर रखना 2.5 महीने तक किसी भी तरीके का कीमत स्थिर है भाई? नहीं पड़ा। और अभी जो पड़ा है ना, अभी कौन सी कीमत स्थिर रहेगी? अभी कौन सी कीमत स्थिर रहेगी पूरे विश्व में किसी भी देश को? नहीं, अभी कौन सी कीमत स्थिर रहेगी मुझे ये बताइए। उतनी किसी भी देश में। अरे भाई, पर आप अपनी इकोनॉमी की जितनी तारीफ कर रहे थे, उस इकोनॉमी को तो 1 साल झटका सह लेना चाहिए था। 2 महीने भी झटका, 70 दिन का झटका नहीं सह पाई। ऐसी कौन सी मजबूत कर दी थी आपने भाई? स्वप्निल जी, जो बेहतर आर्थिक प्रबंधन थे, कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है, वरना कीमतें तो देश के और देशों में आप देखिए किस तरीके से बढ़ गई थी।
जिस तरह पर दूसरे देश अपने आप को विश्व गुरु नहीं कह रहे थे ना। आज 2.5 महीने से अधिक समय के बावजूद भी केवल 3.2। अरे भाई, दूसरे देश तो इस बात पर इतरा ही नहीं रहे थे ना कि हमारी इकोनॉमी दुनिया की चौथे नंबर पर है। दूसरे देश इस बात पर इतरा ही नहीं रहे थे कि हम विश्व गुरु हैं। दुनिया के चौथे नंबर की इकोनॉमी 70 दिन, अगर 70 दिन कुछ नहीं झेल सकती तो वो किस काम की इकोनॉमी है? स्वप्निल जी, आप दूसरे देश चौथे नंबर की नहीं, आप पहले और दूसरे नंबर की इकोनॉमी को भी देख लीजिए, तब पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये बेहतर मैं आऊंगा संजय जी, थोड़ा सा टाइम दूंगा। कुशल नीति है, विदेश नीति का परिणाम ये है कि हम लगातार इतने समय तक इन कीमतों को स्थिर रख पाए। और अगर बढ़ाई एक बहुत जरूरी सवाल है, एक तरफ देशों की एक बहुत जरूरी सवाल है, 2800%, एक बहुत जरूरी सवाल है, 3.2%, एक बहुत जरूरी सवाल है। मैं यहां पर सोनिया जी, एक बार फिर मैंने, चूंकि आपसे मेरी बातचीत बीच में रुक गई थी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार ने बहुत पहले कह दिया कोरोना जा चुका है, पर कोरोना सेस हम अभी भी बहुत सी चीजों में दे रहे हैं जी। ठीक है, वो पैसा कहीं तो जा ही रहा होगा ना, वो कोरोना सेस के खाते का वो इस्तेमाल किया जा सकता था तेल कंपनियों का घाटा भरने के लिए, क्योंकि कोरोना जा चुका है, हमारे दिमाग में सरकार ने भर दिया है कि जा चुका है। दूसरी बात, जब $100 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत थी, 130 के आसपास थी, तब हम पेट्रोल 50 से 70 या 72 रुपए का ले रहे थे। आज 100 टच करने पर हम 107 या 108 रुपए राजस्थान में देंगे। इसमें कोई तर्क समझ में आता है क्या? देखिए, रही बात कोरोना सेस की, तो आप बता रहे हैं हम अभी तक उसको भर रहे हैं, लेकिन वो पैसा हम पेट्रोल कंपनियों का घाटा भरने के लिए काम में नहीं ले पा रहे हैं। वो देश हित के दूसरे चीज़ों में भी तो काम आ रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों को सब्सिडीज जा रही है। आज गैस के सिलेंडर अगर आपको 1000 रुपए से नीचे मिल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि हम अभी भी बेटर सिचुएशन में हैं। अपन यूरिया फर्टिलाइजर्स की बात करें तो दूसरे देशों में 3000 रुपए 50 किलो का कट्टा तक पहुंच गया है स्वप्निल जी, जो हमें अभी भी 300 रुपए 50 किलो के कट्टे से नीचे मिल रहा है किसानों को। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार का कंप्लीट फेलियर नहीं, पर अब ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हाँ जी, किसानों के लिए खेती दुश्वार होने वाली है, ये तय है। कुछ असर पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा। हाँ। वैश्विक परिस्थिति है, हम कोरोना से भी बचे नहीं रह सके थे। कोरोना भी हमारे देश में तो पैदा नहीं हुआ था, वो एक वैश्विक महामारी थी, उसको सबने सफर किया था। ये युद्ध भी एक वैश्विक परिस्थिति है, इस दशक की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है ये। नहीं तो क्या सरकार से कहीं चूक हुई नहीं? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जब युद्ध शुरू हुआ, एनर्जी की शॉर्टेज एक बात है, लेकिन क्रूड की शॉर्टेज, उसके साथ कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जब मैं आपसे डिबेट से पहले चर्चा कर रहा था, जैसे सल्फर है या फर्टिलाइजर वगैरह है, जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं 20 से 25% तक, रोक देना चाहिए था। वो हम राजनीतिक कारण मान सकते हैं, नहीं रोका आपने। हाँ, आज ये संकट थोड़ा सा दूर तक टलता ना, अगर रोक दिया जाता। जी, ये स्टेप अगर हमारे 1 महीने पहले लिए जाते तो हो सकता है आज हम कुछ बेहतर स्थिति में होते। लेकिन तो दूरदर्शिता की थोड़ी कमी तो रही। कई राजनीतिक कारण भी होते हैं, चुनाव थे, और हाँ। ये कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं करती है, ये हमारे देश में हम 70 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि चुनाव के लिए हम थोड़ा सा मनवार ज्यादा करते हैं, लोगों को वास्तविकता से दूर रखा जाता है। चुनाव के बाद में पता चलता है तो कि अब सच बता दें भाई, सिंपल सा, इतनी सी तो बात थी, अब सच बता दें। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी देखिए, क्या है, विपक्ष के तौर पर मेरी आपसे शिकायत क्या है, मैं वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी ये तो बता देते हैं कि कोरोना आने वाला है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए ये सुझाव वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते। राहुल गांधी ये तो बता देते हैं युद्ध की वजह से यहां पर ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन इसमें यह किया जा सकता है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते। भाई कभी सजेशन भी रख दो, हमें तो पता है सरकार क्या गलतियां कर रही है, और मेरे ख्याल से सरकार भी भीतर ही भीतर जानती है कि उनसे क्या गलतियां हुई और क्या सुधारना है क्या नहीं सुधारना है। इसीलिए मोदी जी आज यूएई में है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कोई तो सुझाव होना चाहिए ना विपक्ष के पास, जो सुनाई नहीं देता। तो आप सियासत कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के तनाव पर। स्वप्निल भाई, पैनल में आपके सभी मेहमानों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करूंगा मुख्यमंत्री मोदी जी के एक ट्वीट की, जो उन्होंने 23 मई 2012 को किया था। And I quote him, massive hike in petrol prices is a prime example of the failure of Congress-led UPA. This will put a burden of hundreds of crores on Gujarat. और तब युद्ध नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी, हम क्लियर करते चलते हैं, तब युद्ध नहीं था। सप्लाई चेन बाधित नहीं थी तब। अगर मैं कहना ही चाह रहा हूँ सर कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी जी की तरह हमले करने की बजाय खुद अगर सोचे कि कैसे क्या होगा तो बेहतर होता। देखिए, दो बातें हैं। फरवरी 28 को ईरान और अमेरिका वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद से कई देश हमारे पड़ोस में, म्यांमार, वियतनाम, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, जर्मनी, सब देशों ने कोई ना कोई काम शुरू कर दिए जो आज हम कर रहे हैं। तो जब ये दिक्कत आज से तो है नहीं, पर क्या है, भाजपा की आदत है, पहले चुनाव लड़ो, चुनाव में पैसा बहा दो, रोड शो कर दो, रैलीज कर दो, सारे मुख्यमंत्री उतार दो, चुनाव सारे के दौरान मंत्री उतार आपने दो। ये सारी अरे भाई, परिस्थितियां जब इंगित करने की जगह चुनाव के अंतिम दौर में ये कहा कि अब पैसे बढ़ने वाले हैं। पूरे चुनाव के दौरान तो आपने भी ये बात नहीं बोली। स्वप्निल जी, मैं पूरी बात मेरी कर लूं। देखिए, होता क्या है, भाजपा की जो एनडीए सरकार है, इसको जवाबदेही से बहुत डर लगता है। ये जवाबदेही नाम की चीज जानते ही नहीं है। जब भी देश में संकट आता है, मोदी जी पब्लिक पे डाल देते हैं। अरे पर संजय भाई देखिए, फिर मैं अपने पहले सवाल पर जाऊं। मैं अभी भी कह रहा हूं ना कि सरकार को क्या करना था, क्या नहीं करना था, ये तो आप गिना दीजिए। आप पिछले 20 दिन से यही गिना रहे हैं। एक सुझाव, सर, हमारे शीर्ष ने एक सुझाव जो दिया हो कांग्रेस ने, एक सुझाव। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सुझाव बता रहा हूँ। सुझाव क्या दिया है? हमारे शीर्ष नेताओं ने, खड़गे साहब ने ये कहा है कि 4 देशों की यूरोप की यात्रा से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए मोदी जी को। क्या जरूरी है भाई विदेश जाना आपका? आप दुनिया से कह रहे हो, यूएई जो आज गए, यूएई से केवल 2 लाख गैस को लेकर एक एश्योरेंस तो ले आए ना। यूएई से गैस को लेकर एश्योरेंस तो ले आए ना संजय भाई। स्वप्निल जी, अगर 2 दिन बाद में यात्रा हो जाती, मतलब ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे? क्या बात? अरे सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑल पार्टी मीट की डिमांड आप सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, तो आप अपने सुझाव भी सोशल मीडिया पर क्यों नहीं डाल सकते? सर, कोविड की त्रासदी में, मुझे आप करेक्ट करना, मैं गलत कह रहा हूं क्या? कोविड की त्रासदी में विपक्ष साथ में खड़ा था कि नहीं खड़ा था गवर्नमेंट के? क्योंकि सरकार ने सब कॉन्फिडेंस में लिया था कि भाई हमें ऐसी व्यवस्थाएं करनी है, इस तरह कंटेनमेंट करना है, बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, तो ये भी बीमारी से, ये मैन मेड डिजास्टर है। आप क्यों नहीं विपक्ष को एक साथ लेते हो? पर आप क्या है कि आप चाहते ही नहीं हो। शैलेश भाई, जवाब देना चाहोगे? आप विपक्ष को साथ क्यों नहीं लेते हो, इसका जवाब देना चाहोगे? स्वप्निल जी, लगातार सरकार विपक्ष को साथ लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है। आज अगर भारत के अंतर्गत की कोई आंतरिक स्थिति हो, निश्चित रूप से विपक्ष की जो जिम्मेदारी है विपक्ष को निभानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तमाम पैनलिस्ट कह रहे थे, वैश्विक परिस्थिति में आपको विपक्ष को साथ कैसे लेते हैं, सलाह देनी चाहिए। विपक्ष को साथ कैसे लेते हैं? इन्होंने उदाहरण दिया, सपने जी इन्होंने उदाहरण दिया म्यांमार का। सपने जी इन्होंने उदाहरण दिया म्यांमार का। 89% पेट्रोल की रेट इंक्रीज हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, और 112% डीजल की रेट हुई है। ऑस्ट्रेलिया में 18 और 43% वृद्धि हुई है। मैं जानता हूँ ये फिर इतिहास पे चला जाएगा मामला, इसलिए मैं इतिहास पे जाने नहीं चाहता। नहीं, 2 सेकंड। ऑल पार्टी मीट कौन बुलाता? शैलेश भाई, ऑल पार्टी मीट कौन बुलाता? ऑल पार्टी मीट कौन बुलाता? शैलेश भाई, सिंपल सा सवाल है, ऑल पार्टी मीट कौन बुलाता? एलओपी तो नहीं बुलाते। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देवेंद्र जी, देखिए दिक्कत क्या है कि अब अपनी नॉलेज और अपनी समझ के हिसाब से हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है। खाने पीने के दाम बढ़ेंगे, रोजमर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, खेती किसानी महंगी हो जाएगी। और मैं अपनी पीसीआर की टीम से कहूँगा जितना हो सके ग्राफिक्स को चलाएं, उसमें सारा ब्रेक थ्रू मैंने बनाया हुआ है कि क्या क्या होने वाला है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। आप कह रहे हो देश में घूमो, होटल जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, वहां पर भी खाना महंगा होगा। ऑनलाइन डिलीवरी वो भी महंगी होगी, मैं आपको ये बता रहा हूं, है ना। तो आप इसको ये मत समझो कि ये 3 रुपए बढ़े हैं तो 3 रुपए महीने का खर्चा बढ़ा है। नहीं, ये खर्चा बहुत बढ़ने वाला है, दवाएं महंगी होंगी। देखिए, जो ये वॉर की जो सिचुएशन बनी है, ये तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा भारत सरकार के लिए एक तरह से राहत की बात है कि उनको एक बहाना मिल गया है। वरना तो ईंधन के मामले में ले लीजिए और बाकी के आपके रेवेन्यू जनरेशन के जितने भी हमारे सोर्स हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं, उनकी बर्बादी तो हम पहले से करके बैठे हुए हैं। और अब आज के दिन ये सिचुएशन हो गई कि जैसे ही ये वॉर लाइक सिचुएशन बनी और आपका सप्लाई चेन टूटी और आप जो है वहां तक पहुंच गए कि जहां से अब इकोनॉमी की डिजास्टर आपके सामने। लेकिन युद्ध के पहले शास्त्री जी, ये है, युद्ध के पहले शास्त्री जी इकोनॉमिक क्रम्बल नहीं कर रही थी। अभी हम देख रहे हैं कि वो क्रम्बल कर रही है। देखिए, इकोनॉमिक क्रम्बल यूं तो हमारा देश बहुत बड़ा है और बेसिकली हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। हम केवल इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के ऊपर। हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी
60 to 65% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, इसलिए एकदम से क्रम्बल हम नहीं करेंगे। लेकिन जो देश की इंटरनेशनल लेवल पे और इकोनॉमिक पोजीशन में जो खराबी आ गई है, उसको अगर आप नहीं सुधारेंगे तो वो केवल एग्रीकल्चर से नहीं सुधर सकती है। आज के दिन देखिए, आप आश्वासन लेते जाइए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके ऊपर एक ऐसा हाथ पड़ा हुआ है अमेरिका का जो आपको उठने ही नहीं देगा। आप कहीं से कुछ भी आश्वासन लेके आ जाइए, वो रोक देंगे आपको अनुमति नहीं देंगे। क्या कर लेंगे आप? कल ही जो है रशिया आपको आज भी कह रहा है कि आप जितना सस्ता तेल लेना चाहें हमसे ले लीजिए। आप हिम्मत तो करिए, तेल अवेलेबल है और हम जा रहे हैं यूएई। मैं ये समझता हूं कि सरकार की यूएई ने डिलीवर किया। यूएई में आज जो कुछ भी घटनाक्रम रहा है उसने डिलीवर तो किया है। देखिए, ऐसा है, वो कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो सब कुछ तो किस रूट से आ रहा है, वो आपको इतना आसानी से मिलेगा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार की प्रायोरिटी में देश की इकोनॉमी रही नहीं है, अदरवाइज ये सिचुएशन कभी नहीं हो। देखिए, फ्यूल का जो इशू है, रशिया से जब यूरोप और अमेरिका रशिया से वॉर लाइक सिचुएशन में थे, तब रशिया से हमको सस्ता तेल मिला, दुनिया में सबसे सस्ता तेल मिला, लेकिन जनता को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, एक इंडिविजुअल को उसका बेनिफिट हुआ। ये क्यों होता है ऐसा? तो इसमें तो ऐसा, हाँ, ये सवाल भी हमारे शैलेश भाई से मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। शैलेश भाई, हॉर्मुज में एक भारतीय जहाज, हाँ अच्छा बोलिए। एक पॉइंट और मैं मेंशन करना चाह रहा हूं। आज की ताजा खबर है कि साहब अडानी साहब की जो घूसखोरी का मसला था, उसको सेटल करने के लिए वहां पर 19 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है हिंदुस्तान से अडानी जी अमेरिका में करेंगे। भाई, आपके यहाँ सारा इन्वेस्टमेंट भाग गया, आपके एफआईआई सब छोड़ के चले गए, आपके स्टॉक मार्केट की हालत खराब है, आपके रुपए की हालत गिर रही है, मैं और आप इन्वेस्टमेंट करने वहां जा रहे हैं। मैं बहुत सिंपल शब्दों शब्दों में ये बता दूं, देवेंद्र शास्त्री जी एप्स्टीन की ओर इशारा कर रहे हैं। ओवरऑल देवेंद्र शास्त्री जी एप्स्टीन की ओर इशारा कर रहे हैं, शायद कि एप्स्टीन का दबाव है। आप शायद उस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। वो भी एक वजह है। ठीक, वो भी एक वजह है। ठीक है। शैलेश कौशिक जी इसकी वजह से देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपका फॉरेन रिजर्व जो गिर रहा है, उसका एक कारण अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने डिमांड कर दी आपसे। शैलेश भाई, मुझे सिंसियरली एक बात बताइए, हॉर्मुज में ये ताजा घटनाक्रम है, आप भी जानते हैं, एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ। अब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टी तो बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारे जहाज पर हमला हुआ। आपने तो कह दिया, बहुत अच्छा, एमईए ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया कि साहब ऐसा है, हमारे लोग सुरक्षित हैं, पर हमारे जहाज पर हमला हुआ है। करेक्ट है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। दूसरा यह कि हम ट्रंप की कितनी सुनने वाले हैं, क्या उसकी कोई एक लास्ट लिमिट है कि इधर तक सुन लेंगे, उसके बाद रशिया की तरफ देख लेंगे भाई, क्योंकि हमें हमारे देश की जनता की पहले फिक्र है। देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके की नीतियां हैं, आप ये कह नहीं सकते कि भारत आज की डेट में किसी के सामने झुकने की नहीं, भारत खुद बार्गेनिंग करने वाली स्थिति में। और आप जो तमाम तरीके की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, जहाज पर हमला हुआ है, हमने लगभग 82% ऑयल ज्यादा खरीदा, 82%, और हम जहाज पर हमला हुआ है ना किसी जहां हमें सस्ता। शैलेश भाई, भारतीय जहाज पर हमला हुआ है, हम ऑयल खरीदते हैं। आप इस परिस्थिति को इसके साथ लगातार जिस तरीके से, शैलेश भाई मैं पूछ रहा हूं, भारतीय जहाज पर हमला करने की हिम्मत कैसे दिखाई किसी ने? भारत की स्थिति यह है कि भारत वैश्विक परिदृश्य में अपनी खुद प्रभावी भूमिका में किसी के, अरे प्रभावी भूमिका वाले भाई साहब, मुझे एक बात बता दो, हमारी जहाज पर हमला हुआ, हम क्या करने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से जहाज पर जो हमला हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई की सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे ये जितने भी क्रू के मेंबर है सब सुरक्षित हैं। अब उसके बाद की बात है, जिस परिदृश्य में बात होगी तो क्या हम रशिया से तेल लेने के बारे में विचार कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम रशिया से तेल लेने के बारे में विचार कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वप्निल जी, भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा, जब भारत के नागरिक मिल जाए, रशिया से ले लो। खरीदेगा। भारत आज उस भूमिका में नहीं है। अरे क्यों नहीं है? रशिया दोस्त है ना, दोस्त था ना हमारा, और देश की जनता के रशिया दोस्त था हमारा, रशिया कह रहा है ले लो। आप खुद देखिए, आज जिस तरीके से यूएई में गए और तमाम आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, अरे सर्वदलीय बैठक की बात छोड़िए, आप सर्वदलीय बैठक की बात संसद से भग जाते हो, आप बैठकों का बहिष्कार कर देते हो, आप रहते कहां देश के विषय पर? आप तो देश के विषय छोड़कर चले जाते हो।
ठीक किस विषय में आपने देश की बात की है? हाँ, संजय जी मैं आपसे एक बात बोलूं, संजय जी प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा ना तो कुछ चीजों को बोलने का हक मैं खो दूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि महंगाई पर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, बहुत खराब रहा है, और बीजेपी तड़ से ये बोल देती है, और वो गलत नहीं है उसकी जगह पर। इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड महंगाई संभालने का आप लोगों को, अगर एक मनमोहन सिंह के पीरियड को मैं हटा दूं 90s वाला, और एक वो 2007-2008 वाला जो कुछ बैंकों के झगड़े और बैंकों की वजह से जो भारत ने झेला था, उस दो पीरियड में मनमोहन सिंह ने जो कमाल किया, उसके अलावा तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बेकार ही रहा है महंगाई पर। आप किस मुंह से सुझाव देंगे? ये तड़ से बोल देती है बीजेपी, और सच है। स्वप्निल जी, हमारा रिकॉर्ड आपके हिसाब से सो कॉल्ड कितना भी बुरा रहा हो, वैसे तो बुरा रहा नहीं है, आपको लगता होगा, परंतु हमारे शासन में जनता की रसोई में ऐसी आग नहीं लगती थी, हमारे शासन में ऐसा हाहाकार नहीं मचता था, और हमारे शासन में किसी दूसरे देश का पीएम या राष्ट्रपति, आपके शासन में महंगाई ने आपकी लूटियां डुबो दी थी। आपके शासन में आम आदमी को इस बात का एहसास था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सुनिए ना सर, आपका सवाल आ गया, मैं जवाब देने दीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने नहीं कहा कि मैं मोदी जी का करियर खराब कर सकता हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप ने नहीं कहा 109 बार कि सीज़फायर मैंने कराया, दोनों को बिठाया, कान पकड़ के बिठाया मैंने। क्या बात? कांग्रेस के संग दिक्कत ये है, कांग्रेस के ट्रंप की बातें हमारे सेना अध्यक्षों ने कहा है कि हमने अपने शर्तों पर हमारी खुद पार्ट में हाथ दे रहे हैं, लेकिन आपके संग दिक्कत ये है कि आपकी जो विदेश नीति है ना, आपको प्रदेशों पर विश्वास है, आपको ट्रंप की बात मैं इससे पहले भी कुछ बहुत सच्चाइयों पर बात करूंगा। मैं एक कमेंट का मौका शास्त्री जी आपको दे रहा हूं, और फिर सोनिया जी मैं आप पर इस डिबेट को खत्म करूंगा। देवेंद्र जी क्या जोड़ रहे हैं? 2 मिनट में आप दोनों को रोक रहा हूं। कंपैरिजन में हमको नहीं जाना चाहिए, हमको मौजूदा हालात के ऊपर देश में जो संकट है उस पे फोकस करना चाहिए। ये तुलना करने का वो नहीं है, हम कोई यहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं, जादूगरी नहीं कर रहे हम। सच्चाई ये है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हमारी बहुत बुरी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस है उसके अंदर बहुत जबरदस्त डेंट है। आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेश आ नहीं रहा है, जिससे कि इकोनॉमी बढ़ती है, रोजगार मिलता है और महंगाई नियंत्रण में आती है। ये मुझे उस पॉइंट पर ला रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा ये मुझे उस पॉइंट पर ला रहा है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं कि लगभग पिछले 5 महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। जी हाँ, ये निकाल लिए हैं। बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, संजय भाई इन्वेस्टमेंट आएगा तब 4 गैस के साथ थोड़ा सा ये हो जाता है। नहीं संजय भाई, लेकिन आप भी जान रहे हैं बीजेपी से जितना सवाल पूछ लिया पूछा ही है ना, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, आप सर मुझे मेरी बात तो प्लीज पूरी कर तो संजय भाई शॉर्ट में कर दीजिए, क्योंकि फिर मुझे क्लोज करना है। हाँ सर, 10 सेकंड जल्दी से बोलिए। मेरा सर कहना यह है कि पॉलिटिकल विल पावर की इस सरकार में नितांत कमी है। भले ही कितना प्रेशर हो, भले ही हो, आप चुनाव से पहले भी कर सकते थे, आपने क्यों वेट किया? शैलेश कौशिक जी, छोटा सा काउंटर 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। जितना देश की जनता को राज्य आपको तो पक्के लड़े करना चाहिए था। आप क्या चाहते हो कि देश को केवल महंगाई बढ़ाते हैं, जिस तरीके से आपके सामने पेट्रोल की अब 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि हमें तो प्रिपेयर होना है। आपकी राजनीति तो मैं देखता ही रहूंगा, लेकिन हमें भी प्रिपेयर होना है कि कल क्या होगा, या नया सूरज जब उगेगा तो क्या होगा। मैं सोनिया जी देखिए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, ठीक है। फरवरी 2026 में भारत की थोक महंगाई दर, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI 2.6, मार्च में 3.88 संकेत मिल गया था, अप्रैल में 8.3 संकेत यहां पर एकदम क्लियर है। दूसरा, फॉरेक्स रिजर्व करीब 3.4 लाख करोड़ की गिरावट आई है, और वो भी बहुत कम समय में। इसके अलावा अगर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसे निकाल रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में निकाल रहे हैं, तो ये ट्रस्ट कम होता दिखाता है, मेरे हिसाब से तो दिखा रहा है। अब आप मुझे ये बताओ क्या होने वाला है? ये एक चिंता की स्थिति है कि विदेशी निवेशक हमारे यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, जबकि हम विश्व की तीसरी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन जैसा कहा जा रहा है, हाँ, इसके पैरेलल में उतना FII ने निकाला है, उतना ही DII ने इंड्यूस भी किया है बाजार में पैसा। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का अभी भी भारत के शेयर बाजार में भरोसा है, हमारी इकोनॉमी में भरोसा है। लेकिन आज एक पर उसके लिए सच बोलना होगा ना सोनिया जी। हाँ जैसे मैं आपको ये बता दूं, सरकार ये कह रही है कि 2026-27 में कि कमाई और खर्च के बीच का अंतर यानी घाटे को देश की GDP का 4.3% रखेंगे, और सारे समीकरण ये कह रहे हैं कि ये 4.6 हो सकता है, ये 5% तक भी जा सकता है। तो सच्चाई रखनी चाहिए ना जी।
अभी सबसे बड़ी विकट परिस्थिति जो थ्रेट हो सकता है वो ये है कि ट्रम्प सर चाइना लेके गए हैं अपने साथ में सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो भी वहाँ के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इंडिया की बहुत अच्छे से ग्रूम कर रही है, जो एप्पल के आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर्स हो रहे थे बहुत अच्छे से, जो हमारे डिफेंस सेगमेंट है जो बहुत अच्छे से ग्रूम कर रहा था, अगर चाइना और यूएस के बीच में डील होती है तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये खतरा है। मैं ये दोबारा मेंशन करना चाहूंगी कि इंडिया की इकोनॉमी को वॉर ने उतना डिफेक्ट नहीं किया है, उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, क्योंकि रशिया से हमारे पास सस्ता तेल आ रहा था, वेनेजुएला से तेल आने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा देनी पड़ती है, तेल भी महंगा है, उसकी क्वालिटी भी कमजोर है, जिसके लिए हमारी रिफाइनरीज को रिफाइन करने में कॉस्ट भी ज्यादा आती है। तो अब ये अच्छा, तो एक बात बताइए, सरकार को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अब ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, ये स्थिति तो साफ है। बिल्कुल, तो ये भी पॉजिटिव संकेत नहीं है, कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है, क्योंकि ये वैश्विक आपदा है सर, ये हमारे साथ नहीं है, विश्व के 192 देशों के साथ में ये हालत होने वाली है कि जीडीपी में थोड़ा क्रंच तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर मैं किसी को कम ज्यादा समय दे पाया हूं तो मैं ज्यादा देने वाले के लिए तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर किसी को कम समय दे पाया हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।